गाइस, जब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बार कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद से इंटरनेट पे और काफ़ी ज़्यादा जगह पे यानी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इन गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर आप लीगल फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप लीगल प्रोफेशनल हैं या लॉयर हैं, तो आप सभी के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा इस छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जो मेन हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट, उसको समराइज मैनर में यानी सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस गाइडलाइन को इशू करने का सबसे पहले मकसद क्या था गवर्नमेंट का, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड में, तो सबसे पहला तो कारण यहाँ पर जो आया है सामने निकल कर वो ये कि पिछले कई सालों से या पिछले कई महीनों से अगर आप देखें खास तौर पर, तो स्टूडेंट्स में सुसाइडल रेट्स के जो इश्यूज थे, जो केसेस थे, वो काफ़ी सामने उभर कर आ रहे थे, जिसमें से पाया यह गया कि इनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कोचिंग का ही है या फिर कोचिंग में लॉन्ग आवर्स की स्टडी होती है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड रीज़न मेंटल ट्रॉमा का भी है। इसके अलावा ये तो हमारे हो गए जो हमें सोशल रीजंस दिख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो लीगली इसके लिए एक पीआईएल भी दायर की गई थी, जो कि था रिट पिटीशन ऑफ 456 ऑफ 2013, जिसमें केस का नाम था स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर इस केस में स्ट्रेस किया गया कि एक गाइडलाइन बाकायदा गवर्नमेंट को इशू करनी चाहिए। इसके अलावा एक और इसका बैकग्राउंड है, वो है अशोक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। टोटल 12 मेजर्स यहाँ पे दिए गए इस रिपोर्ट में, और जो जस्टिस रूपनवाल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने जो 12 मेजर्स दिए थे, उन्हीं 12 मेजर्स को यहाँ पर इस कमेटी की रिपोर्ट यानी अशोक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने इसको कहा है कि इसको लागू करना चाहिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सब जानते हैं कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 रिलीज हुई थी, उसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को कहा गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की वो है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट पे भी, या एनटीए की एक तरीके से एम और ऑब्जेक्टिव में ये शामिल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के गाइडलाइंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर खासतौर पर इसके लिए जारी करना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे रीजंस थे, या मैं कहूँ ये पूरा बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसको लेकर बाकायदा रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से कि मेन गाइडलाइंस यहाँ पर क्या हैं, सिंपल भाषा में कि जो मेन गाइडलाइंस हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं। तो गाइज, ये जो हमारी गाइडलाइन है, इसका नाम दिया गया है गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो गवर्नमेंट ने कहा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए, ताकि बेटर गाइडेंस और असिस्टेंस दिया जा सके स्टूडेंट्स को उनके स्टडी प्रोग्राम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर अन्य एकेडमिक सपोर्ट में। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस गाइडलाइन की नीड क्या थी, तो यहाँ पर बताया गया है साफ साफ जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो सेट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, कोचिंग सेंटर को एडवाइस करना है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पे ध्यान दें। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को लेकर भी ध्यान दिया गया है कि उनके मेंटल वेलबींग को भी देखा जाए। इसमें अगर हम बात करें तो 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे एक अपीलेट अथॉरिटी बताई गई है, जो कि नोटिफाई किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो अपीलेट अथॉरिटी क्या है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो यानी कि ये मतलब हो गया अपीलेट अथॉरिटी। मैंने इसका मतलब आपको इसलिए बताया क्योंकि यही अपीलेट अथॉरिटी बाद में इंस्पेक्शन या ऑडिटिंग की जो जिम्मेदारी है वो इसी को दी गई है। मेन बात मैं आपको ये बताने वाला था कि यहाँ पर डेफिनेशन के सेक्शन में गाइडलाइन के बताया गया है कि जो कोचिंग है वो क्या है। तो कोचिंग मतलब बताया गया है ट्यूशन, इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडेंस किसी भी ब्रांच ऑफ लर्निंग यानी किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हों। ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रहे कि इसमें काउंसलिंग, स्पोर्ट, डांस, थिएटर और बाकी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी शामिल नहीं है। तो कुल मिला के पता ये चला कि इसके अनुसार कोचिंग वो कैटेगराइज किया जाएगा जिसमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हों। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 केस यहाँ पे सामने निकल के आते हैं। कई लोग हो सकता है कि ये बोलें कि यार हमारे यहाँ तो एक
एक इनफॉर्मल वे में ट्यूशन पढ़ाया जाता है 2 से 3 बच्चों को या 4 बच्चे को, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 5 बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और 10-10 बच्चों का वहाँ पे रेशियो है। तो अगर टोटल करके 50 स्टूडेंट हैं तब भी ये आपकी जो कैटेगरी है इसमें फॉल किया जाएगा। यानी कि इस गाइडलाइन में बताया गया है कि इन टोटल आपके इंस्टीट्यूट में या सेंटर में अगर 50 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो आपकी कोचिंग की डेफिनेशन में इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आएगी। सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कोचिंग सेंटर के बारे में, जो कि एडमिनिस्टर किया जा रहा है किसी भी प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये थोड़ा फॉर्मल वे में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको लेकर खास तौर पर है। कुल मिला के अगर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो आपका कोचिंग सेंटर कहलाएगा। और इसके अलावा गाइज इस गाइडलाइन के सेक्शन नंबर 5 में ये बताया गया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर इस गाइडलाइन के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सारे कोचिंग सेंटर्स को अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग्स में करवानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बताया गया है कि जो पीरियड है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन का वो डिसाइड किया जाएगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबको बताना वो ये कि क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट है और उसके कई सारे ब्रांचेस हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, वो नेशनल लेवल कोचिंग सेंटर है। तो उसके लिए बताया गया है कि उसको हर एक अपने सेपरेट ब्रांच की तरफ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी हर एक जहाँ जहाँ पे उनकी ब्रांचेस हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। इसके आगे बढ़कर देखें तो यहाँ पर सेक्शन 6 जो कि बात करता है कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि नो कोचिंग सेंटर शैल इंगेज ट्यूटर हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी एजुकेटर कोई भी ट्यूटर कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाएगा जिसकी ग्रेजुएशन से कम क्वालिफिकेशन हो। और इसके बाद दूसरा कहा गया है कि नो कोचिंग सेंटर शैल मेक मिसलीडिंग प्रॉमिस या गारंटी ऑफ रैंक, जो कि आजकल मार्केट में आपको दिखती भी है कि एक क्लेम्स होते हैं, मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, उसको भी यहाँ पर मना किया गया है और एक कंडीशन लगाई गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चला न्यूज में, जो कि ये है कि बिलो 16 ऑफ एज कोई भी स्टूडेंट को इनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इनरोलमेंट तभी मिलेगा जब वो सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स अपना पास कर चुका होगा, यानी हाई स्कूल करने के बाद। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसी कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं की जाएगी, ना ही ऐसी कोई चीज़ पब्लिश किए जाने का कारण होगा जहाँ पर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी। मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। इसके अलावा हायर द सर्विस ऑफ एनी ट्यूटर और पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर किसी भी ट्यूटर या एजुकेटर पे कोई चार्ज लगा हुआ है, खास तौर पर मोरल टर्पिट्यूड, ये वो ज़्यादातर मोरल टर्पिट्यूड के केसेस होते हैं जहाँ पर जो करप्शन के चार्जेस हो गए या फिर नैतिकता के हिसाब से देखें तो वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं या सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, तो उन केसेस में अगर कोई इस तरीके से कन्विक्टेड है तो उनको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हायर नहीं करेगा। इसके अलावा यह है कि बी रजिस्टर्ड अनटिल इट हैज़ काउंसलिंग सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गाइडलाइन, यानी कि काउंसलिंग सिस्टम भी होना चाहिए इस गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो कि पूरी होनी चाहिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसके बाद देखें तो फीस के बारे में बात की गई है, जहाँ पर ये बताया गया है कि रीजनेबल फीस होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फीस के बारे में ये कहा गया है एक ईजी एक्सिट पॉलिसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा बीच में से कोचिंग को छोड़ रहा है तो उसको उसका जो रिफंड है वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अगर कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक बच्चे ने 2 महीने पढ़ाई की और फिर उसके बाद उसका 10th मंथ का पूरा ये ड्यूरेशन था कोर्स का, तो उसने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई की, तो यानी कि उसका 2 महीने की जितनी पढ़ाई का बनेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका कट करके बाकी पैसे रिफंड कर देगा। तो गाइस इसके अलावा इस गाइडलाइन में एक अथॉरिटी है जिसका नाम दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इसका काम मेनली ऑडिट करना रहेगा, जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं कोचिंग सेंटर्स वो गाइडलाइंस के अंतर्गत कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये देखना होगा, इसकी इंक्वायरी करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो कंप्लेन डिस्पोज ऑफ भी करनी होगी। इसके साथ बताते हुए चलें कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसको एक सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, यानी अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो सिविल कोर्ट के पास जो पावर है वही सिमिलर पावर इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पर जो सिविल कोर्ट की सिमिलर पावर इसको अवार्ड की गई है वो कुछ केसेस में सिर्फ की गई है, यानी कि कुछ गिने चुने 4 केसेस हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो पावर है इन कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ करने में इन केसेस में रहेगी। इसमें बताया गया है कि वो एविडेंस अगर चाहे तो थ्रू एफिडेविट जो है एक्सेप्ट कर सकता है, वो समन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है किसी भी पर्सन को, और कोस्ट वगैरह भी अवॉर्ड कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी भी गाइडलाइन के इनमें से किसी भी चीज़ का वायलेशन होता है
तो पहली बार अगर यहाँ पे वायलेशन होता है तो 25,000 का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार अगर वायलेशन होता है तो 1,000 का जुर्माना लग सकता है, यानी अगर सेकंड ऑफेंस होता है। और अगर तीसरी बार होता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रेवोकेशन भी हो सकता है, यानी कि आपकी कोचिंग का जो अधिकार है वो छीना भी जा सकता है। तो गाइस ये तो बात हो गई यहाँ पर इस गाइडलाइन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये गाइडलाइन वाकई में इफेक्टिव रहने वाली है या फिर इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके एडवांटेज यानी प्रॉज के बारे में, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यहाँ पर निकल के ये आता है कि देखिए ये वाकई में ये एक प्रॉब्लम है, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल रेट्स हमें देखने को मिले, स्टूडेंट के सुसाइड देखने को मिले, लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी होती है। और यहाँ पे गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि 5 घंटे से ज़्यादा जो एक ड्यूरेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि लॉन्ग आवर जो स्टडी होती है, और जो खास तौर पर एक कोचिंग माफिया का टर्म सामने उभर कर निकला था कुछ महीनों पहले, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ इलीगल चीज़ें सामने निकल कर आई थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से देखा जाए तो ओवरऑल ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है इस गाइडलाइन को इशू करना, एक रिमार्केबल स्टेप है। बट इसके अलावा अगर हम देखें कॉन्स की तरफ, यानी इसके डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये सामने निकल कर आता है गाइस कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि वो वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन को डिसाइड करेगा, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ पर एक तो ये कि डिस्क्रिशनरी पावर ना दिया जाए, क्योंकि जहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है वहाँ पर स्कोप रहेगा कि करप्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया जाता तो और अच्छा रहता है इस गाइडलाइन के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स के ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा सामने निकल कर आ रहे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो 16 ईयर एज तक जो लिमिट कर दिया गया है कि अब जो है हाई स्कूल तक कोई भी कोचिंग नहीं होगी, बट कई सारे पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आते, और अगर वो उसके लिए कोचिंग लेता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओपिनियंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि इतनी स्ट्रिक्ट और कंप्लायंस जो गाइडलाइन यहाँ पे इशू की गई है, इसको लेकर अगर देखा जाए तो साफ साफ ये गवर्नमेंट की जो नाकामी है वो छुपाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए इशू की गई है, और ख़ास तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पढ़कर जो बच्चे हैं वो निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लें, उन सभी में टॉपर्स ही निकलते हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ने अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इन गाइडलाइंस को जारी किया है। तो गाइस ये तो बात हो गई प्रॉज एंड कॉन्स की। अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, तो देखिए अगर देखा जाए तो जेन्युइनली ये एक गुड स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। बट हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने अच्छे कर देने चाहिए, उसमें इतना रिसोर्सेज दे देने चाहिए कि यहाँ पर बात ही ना आए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके अलावा गवर्नमेंट को अपने एजुकेशनल सेक्टर में अपना जो बजट है उसका एलोकेशन इंक्रीज कर देना चाहिए, और जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री में हो सके। और आप सबको पता है कि जब एक कंट्री में एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने अच्छे कर देनी चाहिए कि आराम से यहाँ पर किसी को भी कोई भी ट्यूशन या कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े, और इतने रिसोर्सेज दे देने चाहिए कि यहाँ पर बाद में उसे कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत ना हो। इसके अलावा देखा जाए तो गाइस आपकी क्या यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर वाले को जानते हैं, या फिर जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उनको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की अगली लीगल वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।